दोस्तों 2 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का समाज शास्त्र का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार तैयारी करते जा रहे, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दी। साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर कराते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेस पे आकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पार्ट एक हमारा ये रहने वाला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मुझे पता है कम समय है, ओके, तो आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर तैयार करना है तो क्या करना है, समझने का प्रयास करिएगा। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं उनको थोड़ा समझिएगा, पूरा डिटेल से ज़्यादा याद नहीं करना है आपको। मेन हेडिंग पॉइंट बस माइंड में रखिएगा, तो फिर अपने हिसाब से आप उत्तर लिख पाएंगे। ओके, और समाज शास्त्र विषय है आपका, तो अपने हिसाब से भी आप यहाँ लिख सकते हैं, बस आप अगर टॉपिक क्लियर है। तो सफलता के लिए किसी भी खास वक्त का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को क्या है खास बना लो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की आयु संरचना को लिखिए। आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो भारत की आयु संरचना को आपको बताना है और उसकी आर्थिक विकास और समृद्धि की उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो ये आपका दिया हुआ है। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसमें डाटा बेस्ड ये पूरा आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें पूरा आपको डाटा बनाना पड़ेगा कि वर्ष में इतने में कितना रहा है। ओके, 0 से 14 वर्ष के और 15 से आपके लगभग 60 वर्ष तक के, 60 से ज़्यादा प्लस के कितने रहे हैं वो आपको बताना। तो ये दिया हुआ है आपका भारतीय जनसंख्या आयु की संरचना दी है 1960 से 2026 तक के वर्ग आयु वर्ग दिया है प्रतिशत में। ओके, तो इसमें हमें क्या है और वो दिया हुआ थोड़ा आपका ये तालिका वाला तो फैक्ट है, आपको नॉर्मल तैयार करके रखना है। पूरा याद नहीं करेंगे तो मेन आपका है 2-3-4 साल का पढ़ के रखिएगा। फिर आर्थिक विकास एवं समृद्धि के लिए प्रासंगिकता पूछी जा रही है, तो इन पॉइंटों में आधार पर बताया जा रहा है, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। कम इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। मैन बस आपको ये तो आपको सिंपल ही रहेगा, मैन आपको ये डाटा आपको तैयार करके रखना है। जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई चारणकांड लिखिए, यानी भारत में लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ओके, और हम जानते हैं कि नंबर 1 पर बात करें जनसंख्या की दृष्टि में तो विश्व में नंबर 1 पर चीन है। लेकिन अभी क्या है, भारत की जनसंख्या जनगणना नहीं हुई है। अगर भारत की जनगणना कंप्लीट हो जाती है तो ये 100% है कि जो क्या है, जो भारत का नंबर 1 बन जाएगा, जनसंख्या में नंबर 1 बन जाएगा। तो अब हमें बताना है यहाँ भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है। तो जलवायु भौतिक परिस्थितियाँ, भारत की जो जलवायु गर्म होने के कारण यहाँ निवासी करने वाली स्त्रियाँ जल्दी संतान उत्पत्ति योग्य हो जाती हैं, जिससे प्रजनन क्षमता वृद्धि हो जाती है और अधिक बच्चों का जन्म देने में सक्षम हो जाती हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हुए हैं। अशिक्षा और अंधविश्वास, इन पॉइंटों के माध्यम से आप बता सकते हैं। और आगे पॉइंट आपका ये दिया हुआ है तो तैयार कर लीजिए। जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर, भारत में जन्म दर मृत्यु दर में क्या है अत्यधिक अंतर हो जाने से कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि हो जाती थी। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर, ये वाला आपकी हेडिंग होगी। भाई आप सोचेंगे हाँ हेडिंग क्या है, तो आपकी ये हेडिंग होगी जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। ये 4 आपकी हेडिंग मैंने जब आप याद करें क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ये तो अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, अंदर के पॉइंट पढ़ लेते हैं समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कहा है पॉइंट आपको बाहर की हेडिंग याद होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत अदृश्य हो जाती है। किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति क्या है अपेक्षाकृत अदृश्य हो जाती है। तो आपको दिया हुआ सॉल्यूशन कि वर्तमान समय जाति व्यवस्था में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक परिवर्तन यह भी है कि अब नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत अदृश्य हो जाती है। यह समूह जो स्वतंत्रता के बाद विकासात्मक नीतियों में सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं, जाति महत्ता को बहुत ही कम महत्व देते हैं। जातिगत अवस्था के कारण इन वर्गों को भरपूर आर्थिक और शैक्षणिक संसाधनों उपलब्ध हुए हैं। तीव्र विकास का लाभ भी उन्हें पूरा उठाया है। विशेष तौर पर ऊंची जातियों के अभिजात लोग आर्थिक सहायता प्राप्त, सार्वजनिक शिक्षा विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबंधन के क्षेत्र में और व्यावसायिक शिक्षा के लाभान्वित होने पर सफल हुए हैं। और इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारंभिक दशकों में राजकीय क्षेत्रों में नौकरियों में हुए विस्तार का भी लाभ उठाने में सफल रहे हैं। इन सामूहिक सार्वजनिक जीवन में जाति का महत्व खत्म हो गया है। अगर है तो भी धार्मिक रीति रिवाज और नातेदारी व्यक्तिगत क्षेत्र ही सीमित हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो जातिवाद होता है, ऊंच नीच का भेद है, वो समाज में लगभग आपका खत्म सा है। शहरों के एरिया में अगर हो भी रहा तो थोड़े धार्मिक क्षेत्रों में हो जाता है या रीति रिवाजों में होता है। नेक्स्ट है नातेदारी व्यवस्था से क्या समझते हैं। नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां आपको बतानी है। तो नातेदारी क्या है, तो नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत वे सभी संबंध आते हैं जो विवाह और रक्त संबंध पर आधारित होते हैं, पर आधारित होते हैं। अब नातेदारी की श्रेणियां, तो नातेदारी व्यवस्था में नातेदारों की 3 श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक नातेदार, द्वितीय नातेदार और आपके तृतीय नातेदार होते हैं। वो आपका दिया है, तैयार कर लीजिए। प्राथमिक नातेदार में कौन आते हैं, द्वितीय नातेदार कौन है, तृतीय नातेदार, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा अन्य पिछड़े वर्ग से आप क्या तात्पर्य है उसकी आपको क्या समस्याएं बतानी है।
तो अन्य पिछड़ा वर्ग क्या होता है, तो समान तौर पर यह समझा जाता है कि भारतीय समाज में जो समुदाय आर्थिक रूप से दुर्बल है और उन्हें हम क्या पिछड़े वर्ग कहते हैं। वास्तविकता यह है कि अन्य पिछड़े वर्ग का अभिप्राय उन जातियों से है जो जाति व्यवस्था में निम्न स्थान पर होते हुए भी अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था में नियमों का कारण सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े उन्हें कहा जाता। अन्य पिछड़े वर्ग यानी निम्न जाति के हैं, लेकिन क्या है, वो जाति व्यवस्था में क्या है, अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं हो पाए हैं। निम्न जाति है लेकिन अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है समस्याएं क्या है, इनकी प्रमुख आपको समस्या बतानी, तो क्रम से दी हुई है। अब ये ऐसी समस्या है कि मतलब आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, ये आपसे रटने वाला टॉपिक नहीं है। तो पहला दिया हुआ है कि शिक्षा का अभाव होने के कारण शासकीय सेवा व विशेष रूप से उच्च पदों पर इन वर्गों के लोगों को संख्या क्या न्यूनतम है। तो आगे देख लेते हैं। इसके साथ ही निर्धरता की दर अन्य पिछड़े वर्गों में अधिक है। कृषि योग्य भूमि पर इनका स्वामित्व उच्च वर्गों की तुलना में कम हो जाता है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी कारण इन्हें संख्या के अनुपात में समुचित राजनीति भागीदारी प्राप्त नहीं हो पाती है और भारत के विभिन्न राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना भी एक बड़ी समस्या है। भारत में स्वतंत्रता के बाद अभी तक जातियों के आधार पर कोई जनगणना नहीं की गई है। इस दशा में यह जानना बहुत अधिक कठिन हो गया है कि देश में अन्य पिछड़े वर्गों की वास्तविक जनसंख्या कितनी है तथा कौन सी जाति सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्र में कितनी पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट है नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं। नारी आंदोलन के अपने इतिहास में कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं, तो नारी आंदोलन में कौन कौन से मुद्दे उठे वो आपको बताना है। तो चार यहाँ पॉइंटों में चार आपको आंदोलन के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। पहला है कि जैसे राजा राम मोहन राय ने सामाजिक धार्मिक दशा में स्त्रियों की दुर्वस्था से सुधार के लिए बंगाल में प्रयास किया। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया और यह पहला ऐसा स्त्री संबंधी मुद्दा था जो लोगों ने क्या है ध्यानार्थ लाया गया। नेक्स्ट ज्योतिबा फुले ने एक सामाजिक बहिष्कृत जाति के थे। उन्होंने जातिगत तथा लैंगिक दोनों की विषमता का प्रहार किया। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की तथा प्राथमिक उद्देश्य सत्य का अन्वेषण था। इसके साथ ही ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा पर भी महत्व दिया। उस समय क्या है स्त्रियों के जो शिक्षा पर क्या एकदम प्रतिबंध सा लगा हुआ था, लेकिन ज्योतिबा फुले ने अपनी जो पत्नी है उन्हें क्या है लगातार पढ़ाया। नेक्स्ट है तीसरा है कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय के कल्याण हेतु कदम उठाए। वे लड़कियों को घर की सीमा में रहते हुए भी शिक्षा की हिमायत देते थे। वे लड़कियों को शिक्षित करना चाहते थे, किंतु धार्मिक सिद्धांतों के दायरे में रहकर ही वे लड़कियों को घर की स्वतंत्रता और गृह कार्य में शिक्षित करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट है हमारा एक और नारी आंदोलन में कि महाराष्ट्र की एक घरेलू महिला ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में अपनाई जा रही दोहरी नीति का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में भूमि सुधार के लिए कोई प्रमुख चार आपको उद्देश्य बताने हैं। भारत में जो भूमि सुधार हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, सामाजिक न्याय, उपनिवेशवादी या शोषण का अंत होना, किसानों को लगातार शोषण होता है तो उसका अंत करना और कृषि बिचौलियों की समाप्ति करना। ओके, कृषि बिचौलियों की इस पर समाप्ति कि किसान कैसे क्या है जो बिचौलिए होते हैं वो 10 रुपये किलो में क्या है गेहूँ खरीद लेते हैं और बाजार में जाकर 40 रुपये किलो बेच देते हैं। सीधे सीधे क्या है जितना जिस व्यक्ति ने मेहनत की यानी जिस किसान ने मेहनत की इतनी रात दिन होके उसको क्या ना उसका फायदा मिलता है, बिचौलिए क्या है बीच में 5 मिनट में क्या है पैसा कमाकर निकल लेते हैं। तो और इसमें क्या है किसानों का सीधे सीधे शोषण हो जाता है। तो इसलिए कृषि बिचौलियों को क्या समाप्त करना और शोषण का अंत करना, सामाजिक न्याय, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये है भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किए गए भूमि सुधारों की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से सुधार किए गए भूमि सुधार आपको बताना। तो पहले भूमि की चकबंदी की गई, फिर सहकारी कृषि को प्रोत्साहन किया गया, भूमि स्वामित्व को अभिलेख किया गया और जोतों की सीमाओं का निर्धारण किया गया। भूमि की चकबंदी किस प्रकार से की गई है कि जो किसान की भूमि की गई एक किसान की भूमि इधर एक इधर है एक इधर है एक इधर ओके चारों एरिया में है। अब वो क्या है ना चारों की एक साथ रखवाली कर रहा है ना चारों पर अच्छे से ध्यान दे पा रहा है। इसलिए चकबंदी में क्या किया गया है कि उससे क्या है चारों का जितना योग आ रहा है जितना चारों को लाख जमीन है उसको एक ही स्थान पर दे दी जाती थी और सरकारी कृषि को प्रोत्साहन किया गया और इसके साथ ही भूमि स्वामित्व को अभिलेख किया गया। यहाँ पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात क्या है फिर हमें अपने अनुसार क्या है ये किसान देखना था कि किसकी क्या जमीन है। पहले क्या है अंग्रेजों का जमींदारों का अपने सब नाम कराए हुए थे। ओके, पता ही नहीं चल पाता किस किसान की कौन सी जमीन हो जाती है। तो यही था, तो इसके भूमि स्वामित्व का अभिलेख किया गया। जोतों की सीमाओं का यानी सीमाओं का निर्धारण किया, खेतों की सीमाओं का निर्धारण करने का प्रयास किया गया। तो ये आपका दिया है, तैयार कर लेना है। नेक्स्ट ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय की आपको चार अंतर आपको यहाँ बताने हैं। ग्रामीण समुदाय नगरीय समुदाय में क्या क्या अंतर है कि ग्रामीण समुदाय में कृषि कार्यों की प्रधानता दी जाती है जबकि नगरीय समुदाय में गैर कृषि कार्यों की प्रधानता दी जाती है। ग्रामीण समुदाय आकार में छोटे होते हैं, नगरीय समुदाय आकार में बड़े होते हैं। ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व कम है, नगरीय समुदाय में जनसंख्या घनत्व अधिक है। ग्रामीण समुदाय में आपस में संबंध घनिष्ठ होते हैं जबकि नगरीय समुदाय में संबंधों में घनिष्ठता नहीं होती है।
नेक्स्ट है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की विवेचना लिखिए। संक्रमण काल जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ा है होता है। सांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए करना है, और फिर संक्रमण काल जनसंख्या विस्फोट से क्यों जुड़ा रहता है। थोड़ा सा अभी आपका डिफरेंस लगेगा, तो जनसांख्यिकी का संक्रमण सिद्धांत आपको तैयार करके रखना है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है। प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। फिर जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। पहला चरण है समाज में जनसंख्या वृद्धि को कम होना, क्योंकि समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। दूसरे चरण में वृद्धि दर को कम होनी चाहिए, क्योंकि वृद्धि दर इसलिए कम होनी चाहिए जिससे क्या है, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है, इसलिए दोनों के बीच क्या है, अंतर नीचा रहता है। और तीसरा हमारा चरण रहता है, अंतिम चरण है कि विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीचे रहती है, क्योंकि ये समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में क्या है, काफी कम हो जाती है। तो इस बार से दिया हुआ है, तैयार करके रखिएगा। ये भी आपका कम इंपॉर्टेंट रहने वाला, आगे क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय जाति व्यवस्था में वर्तमान में होने वाले 4 परिवर्तन का आपको वर्णन करना है। भारतीय जाति व्यवस्था इसमें वर्तमान में कौन कौन से 4 परिवर्तन देखने को मिले हैं, तो ये परिवर्तन दिए हुए हैं आपका। जैसे पहला, जाति की संरचना में परिवर्तन के आधार पर हम देखें तो ब्राह्मणों के प्रभाव में ह्रास हुआ है। जो पहले दबदबा होता था ब्राह्मणों का, अब उतना इस बार दबदबा नहीं, ओके। और इससे जातिगत संस्करण में परिवर्तन हुआ है। फिर जातिगत निषेधों में हम परिवर्तन देखें तो वैवाहिक निषेधों में परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही व्यवसाय संबंधी निषेध में भी परिवर्तन हुआ है। तो आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। अब जैसे व्यवसाय संबंधी निषेध की बात करें तो इसमें क्या होता था कि जैसे कोई लोहार है तो लोहे के काम कर सकता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा इस प्रकार से। लेकिन अब क्या, आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार कोई भी काम कर सकते, तो यह व्यवसाय संबंधी नियोक्ता है। इसी बार से विवाह संबंधी दिया हुआ है, ओके। तैयार करके रखना है, सिंपल आपका रहने वाला है। जैसे जाति और जनजाति में आपको क्या अंतर बताने हैं, तो जाति जनजाति में अंतर दिया है। जाति क्या मानव निर्मित व्यवस्था है, जबकि जनजाति का विकास निश्चित भूभाग, भाषा और संस्कृति के आधार पर होता है। जाति एक सामाजिक संगठन है, जबकि जनजाति एक आपका क्षेत्रीय संगठन है। जाति के सदस्यों में भाषा व संस्कृति की विभिन्नता पाई जाती है, जबकि जनजाति के सदस्यों में सांस्कृतिक असमानता पाई जाती है। एक जाति की स्थिति दूसरी जाति की स्थिति से ऊंची या नीची होती है, जबकि जनजाति विभिन्न जनजातियों की स्थिति एक सामाजिक वर्ग में क्या है, समान ही होती है। फिर सामाजिक स्थिरीकरण किसे कहते हैं और इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। तो समाज की वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण उच्चता व निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध करती है, इसी प्रक्रिया को क्या सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। सामाजिकरण के स्थिरीकरण का मतलब आप समझ गए हैं कि समाज की वह व्यवस्था जो एक समाज में जितने भी लोगों का वर्गीकरण हो रहा है वो उच्चतम और उनके निम्नतम के क्रम में उनको मतलब उनकी तालिका बनाई जा रही है उच्चतम और निम्नतम क्रम पर। तो ये सामाजिक स्थिरीकरण, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषताएं आपकी ये दी हुई है, तो आपको तैयार कर लेना, क्रम से दी है। 4 पॉइंट में आपकी इसी विशेषताएं बताई जा रही हैं सामाजिक स्थिरीकरण की। आगे नेक्स्ट सामाजिक विषमता किसे कहते हैं और इसकी आपको क्या प्रमुख विशेषता बतानी है। तो सामाजिक विषमता क्या होती है कि इस सामाजिक विषमता का अर्थ सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति से है, जहां कुछ लोग संसाधनों के द्वारा विभिन्न अवसरों का लाभ उठाते हैं जबकि कुछ लोग इससे वंचित रह जाते हैं। सामाजिक विषमता का संबंध एक विशेष तरह की व्यवस्था से है जिसमें कुछ लोगों को दूसरे की तुलना में धन संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने के अधिक अवसर मिल जाते हैं। तो यह सामाजिक विषमता, और इसकी विशेषताएं भी आपकी पूछी जा रही, तो ये आपकी उसकी विशेषताएं दी हैं, इन्हें आपको तैयार कर रखना है। नेक्स्ट हमारा हरित क्रांति का क्या अर्थ है। भारत में हरित क्रांति के कारण कौन सी नई समस्या उत्पन्न हुई है। तो हरित क्रांति क्या होता है, हरित क्रांति का मतलब है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, कृषि उत्पादन की तकनीक में सुधार कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से लाया जाता है। मतलब भारतीय कृषि के इतिहास की इसे सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। हरित क्रांति को है भारतीय कृषि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब इसकी समस्याएं भी आपको बतानी कि हरित क्रांति के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये समस्या दी है कि खेती में काम करने वाले मशीनों का प्रयोग बढ़ जाने से भूमिहीन श्रमिकों की मांग अब कम होने लगी है। भूमिहीन श्रमिकों की मांग यानी पहले क्या है, लोग गांव में जब कटाई मटाई होती है तो लोग मजदूर को पकड़ते थे, मजदूरी कराते थे कटाई वगैरह और अन्य कामों के लिए, ओके। लेकिन अब क्या मशीनें सब काम करने लगी हैं, तो अब क्या मजदूरों को यहाँ क्या रोजगारों में क्या कमी आई है, ओके। इसके साथ ही हरित क्रांति को लाभ छोटे किसानों और बटाइयों पर खेती करने वाले ग्रामीणों को नहीं मिला है। हरित क्रांति में क्या होता है, जो बड़ी उच्च मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। ये जब जो फायदा मिला है वो बड़े बड़े किसानों को, समृद्ध किसानों को मिला है। जो छोटे किसान हैं, बटाई वाली खेती करने वाले हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिला है। ये सब क्या हरित क्रांति से आई नई समस्याएं हैं। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक असमानता बढ़ने से उन राज्यों में अनेक किसान आंदोलन शुरू हो गए हैं जिनमें कृषि उत्पादन में आशा की अनुरूप वृद्धि नहीं हो सकी है। पर हरित क्रांति के लिए भूमि सुधार संबंधी कानून का प्रभावशाली ढंग से लागू न कर पाने के कारण बहुत से किसानों को अपनी भूमि से क्या बेदखल होना पड़ा है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति की 4 उपलब्धियां लिखिए। तो हरित क्रांति की आपको क्या है, लाभ पूछे जाए, इसका महत्व पूछा जाए, उपलब्धियां पूछी जाए, सब एक ही बात रहने वाली है। इससे फायदे क्या क्या हुए हैं। तो उन्नत बीजों का प्रयोग में वृद्धि हो गई है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि हो गई है, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग होने लगा है और साथ ही कृषकों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। तो ये हरित क्रांति की उपलब्धियां फिर सिंपल आपका दिया हुआ है, पढ़ते ही आपको यहाँ समझ में आपका आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाते हैं हरित क्रांति की उपलब्धियां, महत्व। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा 4 अंक वाले आपको क्वेश्चन बताए हैं। कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका है कवर कर लेंगे। बाकी पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो 12th सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से नवासाटी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और ऐप से दोस्तों आपको क्या है, सोशियोलॉजी का कोर्स ले लेना है। ओके, और कोर्स लेते समय आपको सोशियोलॉजी 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो आपको सीधे क्या है 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो यानी फीस और कम हो जाएगी। तो नाम मात्र की फीस में आपको क्या है, कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और रिवीजन कर पाएंगे। तो भाई दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्रम से सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।